Hello everyone, I am Vivek Tyagi and I am going to be your physics tutor. तो dear students, आज हम start करेंगे chapter number 1 of NCERT, that is electrostatic. But before proceeding to electrostatic, let me give you brief bifurcation of part 1. तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें पार्ट 1 की, तो पार्ट 1 का हमारा पूरा के पूरे पार्ट 1 का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. और यहाँ पर जो इलेक्ट्रो वर्ड है, इलेक्ट्रो वर्ड जो है इट रिप्रेजेंट्स इलेक्ट्रिक चार्ज. तो मैग्नेटिज्म बेसिकली क्या है कि स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इंटरेक्शन. अब ये इंटरेक्शन क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? तो हम लोगों ने जैसे कि पता है कि अगर हम मैग्नेटिक का दो मैग्नेट्स को ले लेते हैं, एक का नॉर्थ पोल, लेट्स से ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल, ये मैग्नेट का साउथ पोल, तो ये अट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है ना. और अगर हम दोनों का सेम पोल लेके आए, नॉर्थ पोल, तो दे विल रिपेल. सिमिलरली हम लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में भी देखा था कि चार्ज टू टाइप्स के होते हैं, वन इज पॉजिटिव एंड वन इज नेगेटिव. तो अगर पॉजिटिव को या नेगेटिव को लेके आते हैं तो रिपल्शन होता है, और पॉजिटिव नेगेटिव को लेके आते हैं तो अट्रैक्शन होता है. तो इंट्रैक्शन मीन्स इट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एज वेल एज रिपल्शन. तो हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में. अब ये इलेक्ट्रिक चार्ज क्या आप लोगों ने कभी देखा है बच्चों? 10th स्टैंडर्ड में हम लोगों ने पढ़ा तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस. क्या हम लोगों ने कभी देखा है क्या? या कभी किसी अपने फ्रेंड को बोला हो कि भैया आज मैं 5 इलेक्ट्रॉन भूल के आ गया हूँ, आप मुझे 5 इलेक्ट्रॉन दे दीजिए, या आप मुझसे 5 इलेक्ट्रॉन ले लीजिए? नहीं कभी देखा है, ना कभी देखने वाले हैं. तो फॉर पार्ट 1 आर प्योर इमेजिनेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. हम कितने अच्छे से उस चार्जेस को उसको इमेजिन कर पाते हैं, दैट इज वेरी वेरी नेसेसरी. तो अगर हम बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को, हम लोगों ने कुछ बाइफर्केशन कर दिया 3 पार्ट्स में. फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रोस्टैटिक, जो कि हमारा चैप्टर 1 भी है एनसीईआरटी का. सेकेंड इज मैग्नेटिज्म एंड लास्ट पार्ट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. अगर हम बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक समहाउ वैसा ही आपको फील दे रहा होगा जैसे आप लोगों ने हाइड्रोस्टैटिक में भी देखा था. तो वहां पर क्या पढ़ा था हम लोगों ने? फ्लूइड एट रेस्ट. सिमिलरली इलेक्ट्रो स्टैंड्स फॉर चार्ज एंड स्टैटिक स्टैंड्स फॉर एट रेस्ट. यानी हम पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक में स्टडी करेंगे चार्जेस एट रेस्ट. अब जब ये चार्ज रेस्ट पर होता है तो ये कैसा इफेक्ट प्रोड्यूस कराता है? तो चार्ज जब रेस्ट पर होता है तो ये अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कराते हैं, जो कि कैपेबल होता है किसी भी नियर बाय चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगाने के लिए. तो हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में भी पढ़ने वाले हैं. उस इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद कितना उस पे फोर्स लगता है, जिसका कुलाम्ब्स लॉ ने बताया था, तो कुलाम्ब्स लॉ को भी पढ़ने वाले हैं. और फाइनली जो हम लोग चार्ज पढ़ रहे हैं उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में भी पढ़ने वाले हैं. चलिए, सेकेंड पार्ट है हमारे पास मैग्नेटिज्म. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम लोगों ने क्या देखा? चार्ज इज एट रेस्ट. अगर हम मैग्नेटिज्म की बात करें तो चार्ज अनएक्सेलरेटेड मोशन में होगा, ठीक है ना. जब भी चार्ज अनएक्सेलरेटेड मोशन में होगा तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड तो पैदा करेगा ही करेगा, क्योंकि उसकी बेसिक प्रॉपर्टी है. लेकिन अगर वो मूव कर रहा है इन अनएक्सेलरेटेड मोशन तो वो अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट कराता है. यानी अगर कोई चार्ज यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो इट विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड. तो लेकिन अगर वो अनएक्सेलरेटेड मोशन में चल रहा होगा तो वो कभी भी एनर्जी को रेडिएट आउट नहीं करेगा, ठीक है. फिर यहाँ पर हम पढ़ने वाले करंट इलेक्ट्रिसिटी, कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और लॉरेंस फोर्स. जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के दोनों के कॉम्बिनेशन वाले फोर्स को लॉरेंस फोर्स, फिर ईएमआई एंड देन एसी. एसी सुनते ही आप लोगों को समझ में आ गया होगा, हमारे घर में जो सप्लाई आती है वो अल्टरनेटिंग करंट ही आता है. तो उसके बारे में भी हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं. एंड द लास्ट पार्ट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में क्या है कि चार्ज इज एक्सेलरेटेड, यहाँ पर अनएक्सेलरेटेड था. तो चार्ज चलने तो लगा है, एक में यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है और एक में एक्सेलरेशन के साथ चल रहा है. तो जब भी वो चलेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड तो प्रोड्यूस करेगा. लेकिन अगर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है तो डज नॉट रेडिएट आउट एनर्जी. बट अगर वो एक्सेलरेशन में है, एक्सेलरेटेड है, तो इट विल रेडिएट आउट एनर्जी. और उस एनर्जी का पूरा एक स्पेक्ट्रम है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स.
और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे कि हम लोग देखते भी अपने हाउस होल्ड अप्लायंसेस में भी देखते हैं, माइक्रोवेव ओवन का भी यूज करते हैं। अगेन अ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, हम लोग डे टू डे लाइफ में फोन पे लगे रहते हैं। अगेन अ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वाटर प्यूरिफायर, एक्स रेज। अभी लास्ट ईयर आप लोगों ने अगर इफ यू नोटिस तो हम लोगों ने जब पाकिस्तान पर एयर अटैक किया था तो वी यूज अ टेक्नोलॉजी, रडार टेक्नोलॉजी, अगेन अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो दिस इज ऑल अबाउट योर फर्स्ट पार्ट। जैसे कि इंट्रोडक्शन से ही हम लोगों को समझ में आ रहा है कि हाँ काफी इंटरेस्टिंग तो है और हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से इसको पढ़ेंगे भी और पढ़ाएंगे भी। तो आई होप ये सब चीजें आपको समझ में आती है। सो लेट अस स्टार्ट विद फर्स्ट पार्ट ऑफ आवर एनसीईआरटी। Topic is electric charge. So basically what is electric charge? Electric charge is intrinsic property of elementary particles of matter which gives rise to electric force between various objects. Now what does it means? It means कि जब भी हम किसी बॉडी को इलेक्ट्रीफाइड कर देते हैं, और इलेक्ट्रिफिकेशन का मतलब क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रिफिकेशन का मतलब होता है किसी भी बॉडी को आपने चार्ज कर देना है, ठीक है ना। अभी मैं वो प्रोसेसेस बताऊंगा। तो इलेक्ट्रीफाइड अगर कोई भी बॉडी हो गई तो वो बॉडी हमारे पास दूसरे ऑब्जेक्ट्स पर फोर्स लगाने में कैपेबल रहेगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग करते हैं, हम लोगों ने एक स्केल लिया, स्केल को अगर हम ऐसे ही लेके आए और पेपर के ऊपर लेके आए तो वो अट्रैक्शन नहीं दिखाता, पेपर अट्रैक्ट नहीं कर पाता। बट वी हैव टू अप्लाई सम प्रोसेस ना, हम ऐसे ऐसे रब करते हैं। तो रबिंग से क्या होता है, जो स्केल होता है हमारे पास वो इलेक्ट्रीफाइड हो चुका होता है, यानी वो चार्ज्ड हो चुका होता है। और जब भी कोई ऑब्जेक्ट चार्ज हो चुका होगा, नाउ दिस इज कैपेबल, दिस स्केल इज कैपेबल ऑफ अप्लाइंग फोर्स ऑन द पीस ऑफ पेपर। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिफिकेशन। तो यही इस डेफिनेशन का मतलब है कि इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है पहली बात, और जब भी कोई बॉडी चार्ज हो जाएगी वो कैपेबल रहेगी किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाने के लिए। नाउ किसी भी बॉडी को चार्ज करने का क्या क्या प्रोसेस होता है? तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज को हम बेसिकली क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और इलेक्ट्रिक चार्ज का रिप्रेजेंटेशन क्यू है। इसकी यूनिट की बात करें तो यूनिट हमारे पास कूलम है, रिप्रेजेंटेड बाय सी, ठीक है। और मैग्नीट्यूड ऑफ हम चार्ज की बात करें, चार्ज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल ई, रिप्रेजेंटेशन मैग्नीट्यूड अगर हम इसकी बात करें तो इट्स मैग्नीट्यूड इज 1.6 into 10 की पावर -19 कूलम। Now there are two types of electric charge. One is positive and second one is negative. अब हमें कैसे पता लगेगा कि कौन बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है, कौन बॉडी नेगेटिवली चार्ज है, और वो कैसे चार्ज किया जाता है? तो उससे पहले हम थोड़ा सा अपना एटम का मॉडल समझते हैं। जैसे कि हमें पता है एटम, इनिशियली जे थॉमसन साहब ने बोला था कि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। नाउ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का क्या मतलब होता है? तो उन्होंने बोला कि एक एटम जो है इट कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियस एंड उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं हमारे, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या बोला कि किसी भी एटम में जितना पॉजिटिवली चार्ज होगा उतना ही नेगेटिवली चार्ज भी होंगे। यानी अगर हम प्रोटॉन्स की बात करें, न्यूक्लियस में अगर हम बात करें तो प्रोटॉन्स भी होते हैं, न्यूट्रॉन्स भी होते हैं, बट न्यूट्रॉन्स तो न्यूट्रल होते हैं। और प्रोटॉन्स को उन्होंने कन्वेंशन माना कि ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, ठीक है ना। अब उन्होंने क्या बोला कि एक एटम में जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस रहेंगे उतने ही नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस रहेंगे। यानी अगर हम इस एटम में बात करें, इस एटम में अगर हम लेट से बोले कि 5 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स हैं, पॉजिटिव चार्ज हैं, तो 5 ही नेगेटिव चार्ज है। तो नेट चार्ज कितना हुआ? नेट चार्ज बोले तो इन दोनों, इन सबका टोटल चार्ज कितना हुआ? तो सिंपल अलजेब्रिक लॉ लगाइए, 5 + 5 - 5 0। Now this 0 stands for your net charge, ठीक है। तो हम बोलते अगर किसी भी एटम का नेट चार्ज 0 है तो दैट एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अच्छा, अब हमसे ये भी वाला बातें पूछी जाती है
कि क्या कोई एटम पे चार्ज नहीं होता, कि नहीं, चार्ज तो होता है, जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव, बट उसका नेट चार्ज 0 हो सकता है। चार्ज नहीं, चार्ज तो है ना, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, हाँ, टोटल समेशन जो टोटल सम अप है वो 0, तो हम बोलते हैं उसको इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अब अगर हम बात करें कि किसी भी बॉडी को हमें चार्ज कैसे करना है, तो हम लोगों ने स्टार्टिंग में बोला है कि रबिंग इज द ओनली प्रोसेस, अभी तक जो हम लोगों ने एनालाइज किया। तो रब करने से क्या होता है बेसिकली, तो रबिंग करने से हम लोगों ने एक इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज को बनाया, जो कि ये लिखी हुई है आपके पास। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज में क्या होता है कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिफिकेशन होता है ना, नाउ किसी भी बॉडी को चार्ज करने के प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिफिकेशन, और उस इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए हु इज रिस्पॉन्सिबल, नाउ इस इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स आर ओनली रिस्पॉन्सिबल। क्यों इलेक्ट्रॉन्स आर ओनली रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि जब भी हम दो ऑब्जेक्ट को रब करते हैं तो जो आउटर मोस्ट वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, दीज आर लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स। अब वो डिपेंड करेगा कि आप कौन से मटेरियल के साथ किस मटेरियल को रब करा रहे हो, किस बॉडी को किसके साथ रब करा रहे हो। जैसे अगर हम बात करें फर, फ्लेनल, सीलिंग वैक्स, ग्लास, कॉटन, पेपर एंड सो ऑन, तो हम लोग बात करते हैं इनमें ना किसी भी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए यानी इजेक्ट आउट करने के लिए इस सरफेस से हमें एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है। उस मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम बोलते हैं वर्क फंक्शन। यानी हर एक बॉडी का वर्क फंक्शन अलग अलग होते हैं। और जो हम लोगों ने ये सीरीज बनाई है, जैसे हम टॉप टू बॉटम चलेंगे, वर्क फंक्शन इंक्रीज होता चला जाएगा। यानी अगर हम बात करें फर और ग्लास में, तो फर का वर्क फंक्शन एज कंपेरिजन टू ग्लास छोटा होता है। सिमिलरली अगर मैं ग्लास और कॉटन की बात करूं तो ग्लास का छोटा होगा वर्क फंक्शन ग्लास के कंपैरेटिवली। यानी जैसे हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं वर्क फंक्शन बढ़ेगा। अब वर्क फंक्शन है क्या बेसिकली, वर्क फंक्शन इज मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मेटल। किसी भी मेटल सरफेस से, लेट्स से दिस इज द सरफेस ऑफ द मेटल और ये उसका इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को यहां से इजेक्ट आउट कराने के लिए, हमें निकालने के लिए कितना मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है, उसको हम बोलते हैं वर्क फंक्शन। अब सिमिलरली अगर मैं इन दोनों को रब कराऊं तो इसका वर्क फंक्शन लेट्स से मैं फाई ए से रिप्रेजेंट कर देता हूं, इसका वर्क फंक्शन मैं फाई बी से रिप्रेजेंट कर देता हूं। और जो कि हम लोगों को पता है ऊपर से नीचे आते हुए वर्क फंक्शन हम लोगों ने ऐसे अरेंज किया हुआ कि नीचे जाते हुए वर्क फंक्शन इंक्रीज हो रहा है। तो हम लोगों को पता है वर्क फंक्शन ऑफ ए इज लेस देन वर्क फंक्शन ऑफ बी। इसको कम एनर्जी चाहिए निकलने के लिए, इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए इसको एनर्जी ज्यादा चाहिए। तो जब हम दोनों को रब करेंगे तो जायज बात है इसका इलेक्ट्रॉन इजीली टूट जाएगा एज कंपेरेटिवली टू कॉटन का इलेक्ट्रॉन। तो अगर इलेक्ट्रॉन यहां से टूटा तो वो वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ आ जाएगा। सिमिलरली ऐसे ही सब प्रोसेस में होते हैं। अगर हम कॉटन और सिल्क को लेके चले तो कॉटन का वर्क फंक्शन सिल्क के वर्क फंक्शन से कम है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन इसके साथ आ जाएगा। तो एक ऐसा ही पैटर्न करते हैं हम। रबिंग से क्या होता है, लेट अस सपोज ये हम लोगों ने दो मटेरियल ले लिए, ये ए ये बी, और वर्क फंक्शन ऑफ ए इज लेस देन वर्क फंक्शन ऑफ बी। इनिशियली मान लेते हैं इसके पास +10 इलेक्ट्रॉन्स थे और -10 इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास +10 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसके पास -10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। लेकिन ए का वर्क फंक्शन कम है, तो जब हम इन दोनों को रब करेंगे तो होगा क्या, यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन्स टूट के इजिली इस पे जा सकती है, ठीक है ना, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन जल्दी टूट जाएगा, लूजली बाउंड इसके इलेक्ट्रॉन से इसके कंपैरेटिवली। तो क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन टूटा, लेट से एक इलेक्ट्रॉन टूट के चला गया, तो यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो अभी भी 10 ही रहे, लेकिन इलेक्ट्रॉन टूट के गया तो कितने बच गए, 9e। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन एड ऑन हो गया तो यहाँ पर कितने हो गए, -11e, और प्रोटॉन कितने बेटा, 10e। तो अब इस पे नेट चार्ज कितना आ गया, 10e - 9e, तो हाउ मच, e पॉजिटिव का, और इसके पास कितना आ गया, -e। तो ये होता है रबिंग के दौरान। तो रबिंग में क्या होता है, जब हम दो बॉडीज को रब करते हैं तो एक का वर्क फंक्शन कम होता है, एक का वर्क फंक्शन ज्यादा होता है। जिसका वर्क फंक्शन कम रहेगा उससे इलेक्ट्रॉन्स इजीली टूट के दूसरी बॉडी पर चले जाते हैं। तो हम लोग बोलते हैं कि एक बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो गई और एक बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो गई। अब अगर हम बात करें, यहाँ से हम लोग कुछ एनालाइज करें कि जब भी रबिंग करते हैं, रबिंग के दौरान क्या होता है कि चार्जेस हमेशा पेयर में डेवलप होंगे। पेयर का मतलब
कि जितना पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट होगा एक बॉडी पर, नेगेटिव चार्ज भी उतना ही एक्यूमुलेट होने वाला है। सेकेंडली, जब एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, अब हमें पता है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। हालांकि ये बहुत नेग्लिजिबल होता है, बट स्टिल जब भी कोई चार्ज ट्रांसफर होता है तो चार्ज के साथ साथ मास भी ट्रांसफर होता है। अब वो कितना मास ट्रांसफर हो पाएगा वो डिपेंड करेगा कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गए हैं। अगर एक इलेक्ट्रॉन गया है तो यही वाला मास हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो ट्वाइस हो जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो थ्राइस हो जाएगा। मास ट्रांसफर की अगर हम बात करें तो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने गए इनटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये टोटल मास आ जाएगा। अब कितना इंक्रीज हुआ, ये कितना डिक्रीज हुआ, सेम अमाउंट में डिक्रीज हो जाएगा। तो आई होप ये वाला पैटर्न आपको समझ में आया होगा। सिमिलरली हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज है, तो पहले वाले को दूसरे वाले के साथ रब करेंगे तो जो ऊपर वाला होगा जिसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया है उस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और जिसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया है उस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। वर्क फंक्शन के बारे में बात करें तो जिसका वर्क फंक्शन ज्यादा होगा वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, जिसका वर्क फंक्शन कम होगा वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। जैसे अगर हम बात करें ग्लास को अगर मैं फर के साथ रब कराऊं तो फर के कंपैरेटिवली ग्लास का वर्क फंक्शन ज्यादा है तो ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। सिमिलरली अगर ग्लास और सिल्क को कंपेयर कराऊं तो अब सिल्क नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो ये सीरीज आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। और हमें रबिंग का प्रोसेस समझ में आ गया। नाउ सेकंड जो प्रोसेस जिसको हम बोलते हैं इंडक्शन। इंडक्शन इज नॉट टू टच। ठीक है, लेट्स से ये हमारे पास कोई भी एक मेटेलिक स्फीयर है और ये हमारे पास एक इंसुलेटेड स्टैंड है। ये हमारे पास एक स्फीयर है, मेटेलिक स्फीयर। अभी बताइए इस पे चार्ज है क्या? बिल्कुल है, जितने पॉजिटिव होंगे उतने ही नेगेटिव है। अब हमें इसको चार्ज करना है, लेट्स से हम लोगों को इसको नेगेटिवली चार्ज करना है। तो नेगेटिवली चार्ज करना है तो क्या करें, हमें एक चार्ज्ड बॉडी लेके आनी पड़ेगी ऑपोजिट टू द नेचर ऑफ दिस चार्ज। जैसा हमें चार्ज करना है उसके ऑपोजिट हमें एक चार्ज बॉडी लेके आनी पड़ेगी। तो लेट्स से अगर मैं एक चार्ज बॉडी ले आता हूं, सिंस दिस प्रोसेस इज नॉट टू टच तो हमें टचिंग नहीं करनी, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही हम इसको टच चार्ज बॉडी को लेके आएंगे तो एज वी नो दैट पॉजिटिव विल रिपेल, नेगेटिव विल रिपेल, यानी सिमिलर चार्ज विल रिपेल ईच अदर एंड ऑपोजिट चार्ज विल अट्रैक्ट ईच अदर। तो जैसे ही पॉजिटिव आए तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो यहाँ पर एक्यूमुलेट हो जाएंगे और यहाँ पे क्या बन जाएगी, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पॉजिटिवली चार्ज। अब जो कि ये सेपरेशन हुआ इसको बोलते हैं हम पोलराइजेशन ऑफ चार्ज। पोलराइजेशन ऑफ चार्ज बेसिकली क्या है, सेपरेशन ऑफ चार्जेस। नाउ जो ये इलेक्ट्रॉन्स, ये वाले जो चार्ज पार्टिकल्स हैं इनको बोलते हैं बाउंड चार्जेस। बाउंड चार्जेस का मतलब क्या है, ये बंधे हुए हैं, ये इसने अपनी तरफ खींचा हुआ है। दीज आर नोन एज योर फ्री चार्जेस। फ्री चार्जेस क्यों बोला बेटा इनको, क्योंकि यहाँ पर रिपल्शन का फोर्स लग रहा है। अगर इसको कोई भी वे आउट मिल गया तो ये यहाँ से एस्केप कर सकते हैं। चलिए, पहला प्रोसेस पोलराइजेशन ऑफ चार्ज हो गया। सेकेंडली हमें क्या करना है, हमें इसको नेगेटिवली चार्ज करना है ना। तो नेगेटिवली चार्ज के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो ये पॉजिटिवली चार्ज है हमें इनको हटाना पड़ेगा। तो अब हम क्या करते हैं, हटाने के लिए इनको बाईपास करना पड़ेगा, तो हम अर्थिंग कर देते हैं। तो अब अर्थिंग में क्या करेंगे हम लोग, सेम वही प्रोसेस। ये नेगेटिव बाउंड है, दीज आर फ्री चार्जेस, और ये इंसुलेटेड स्टैंड है। अब हम लोगों ने इसको अर्थिंग कर दी, बेसिकली कंडक्टर हम लोगों ने यहां पर लगा दिया, कंडक्टिंग वायर या कंडक्टर जो भी है। तो होता क्या है, अर्थ में से इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल करते हुए जाएंगे और वो इन चार्ज पार्टिकल, जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, इनको न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो अगले स्टेप में होगा कि हमारे पास
ये वाला सीक्वेंस बन गया। लेकिन हमें तो ये नेगेटिवली चार्ज करना है, अब हमें ये भी हटाना पड़ेगा और इस वायर को भी कट करना पड़ेगा। अब बात ये आती है कि वायर को पहले कट करूं या चार्ज्ड बॉडी को पहले हटाऊं। अगर मैं वायर को कट नहीं करता और चार्ज्ड बॉडी को हटा देता हूं, तो अगर मैं इसको हटा देता हूं तो होगा क्या भैया, जो ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल थे, ये जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, ये भी रास्ते से निकल जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएगा। वैसा का वैसा जैसा पहले केस में सिस्टम था वही बन जाएगा हमारे पास। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, कट दी वायर। फर्स्ट वी हैव टू कट दी वायर एंड सेकेंड नाउ रिमूव चार्ज बॉडी। वायर को कट करेंगे, बॉडी को रिमूव करेंगे, तो क्या होगा नाउ, जो कि नेगेटिव चार्ज एक ही पॉइंट पर एक्यूमुलेट हुए थे, इनमें रिपल्शन का फोर्स लगेगा और ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो हमारा कुछ केस में मतलब जैसे ही हम वायर को हटा के और चार्ज बॉडी को हटा देंगे तो ये कुछ ऐसा स्प्रेड आउट हो जाएगा। नाउ दिस इज नेगेटिवली चार्ज्ड। बड़ा इंपॉर्टेंट फिनोमिना है इंडक्शन। कभी कभार हमारे पास 2 मार्क्स में पूरा प्रोसेस आ जाता है कि एक्सप्लेन चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो दीज आर दी फॉलोइंग स्टेप्स यू हैव टू फॉलो। जो भी चार्ज करना है उसके अपोजिट चार्ज नेचर की चार्ज बॉडी लेके आनी पड़ेगी, पोलराइजेशन होगा, फिर जो आपके पास फ्री चार्जेस होंगे उनको आपको एक कंडक्टिंग पाथ प्रोवाइड करना पड़ेगा, फिर आपको वायर को कट करना पड़ेगा एंड देन यू हैव टू रिमूव दी चार्ज बॉडी और हमारा कंप्लीट प्रोसेस हो जाएगा जो भी बॉडी हमें चार्ज करनी है। सिमिलरली अगर इसको पॉजिटिव चार्ज करना होता तो यहाँ पर हम लोग नेगेटिव चार्ज जोड़ ले आते एंड सो। थर्ड प्रोसेस इज चार्जिंग बाय कंडक्शन। अब चार्जिंग बाय कंडक्शन। नाउ कंडक्शन बेसिकली टू टच, कंडक्ट कराना है, लेकिन कंडक्ट की बेटा बेसिक प्रॉपर्टी क्या होता है, सेम साइज शेप एंड मटेरियल का होना चाहिए कंडक्टर। अगर ये 2 मटेरियल है हमारे पास, एक हीरा और एक हीरा, दिस इज न्यूट्रल, दिस इज हैविंग सम चार्ज, नाउ दिस इज चार्ज्ड विद हैविंग चार्ज q एंड दिस इज न्यूट्रल, बट इन दोनों का शेप, साइज एंड मटेरियल आर सेम। तो कंडक्शन में क्या करेंगे, जितना भी चार्ज होगा इन कंडक्शन प्रोसेसेस, वो चार्ज आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, बिल्कुल आधा आधा। बस सिंपल सी बात याद रखनी है। यहाँ से एनसीईआरटी में भी न्यूमेरिकल आ जाते हैं कि हमारे पास ए बी एंड सी तीनों का सेम नेचर, सेम शेप, साइज, सब कुछ सेम है, लेकिन इट इज हैविंग सम चार्ज q, हैविंग सम चार्ज 2q माइनस 2q, ये दिस इज न्यूट्रल। तो क्या कहता है कि c को a के साथ टच कराए, टच बोले तो कंडक्शन, सेम शेप साइज मटेरियल है, तो टच कराएंगे तो इस पे जो नया चार्ज आ जाएगा वो कितना आ जाएगा q/2, इस पे कितना आ जाएगा q/2। फिर वो कहता है कि इन दोनों को टच कराया, जैसे इन दोनों को टच कराएगा तो अब टोटल चार्ज कितना बन गया 3/2, 2q एंड हाफ, तो 3q/2 नेगेटिव का, तो नया चार्ज ये आगे इसका आधा आधा और कर देंगे हम लोग, तो हाउ मच 3q/4 इस पे आ जाएगा और 3q/4 इस पे आ जाएगा। तो अब ये नया चार्ज इस पे बन गया। फिर इनके बीच में हम लोगों को रिपल्सिव फोर्स या अट्रैक्शन का फोर्स निकालना होता है, वेरी इजी। तो ये 3 प्रोसेसेस होते हैं हमें किसी भी बॉडी को चार्ज करने के। रबिंग, जितना पॉजिटिव आएगा चार्जेस हमेशा पेयर में डेवलप होंगे, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव। सेकंड, इंडक्शन, नॉट टू टच। पोलराइजेशन एक फिनोमिना होता है इंडक्शन में, सेपरेशन ऑफ चार्जेस, एंड देन फिर हमें उसको कंडक्टिंग वायर प्रोवाइड करनी पड़ेगी, एंड देन वी हैव टू रिमूव दी चार्ज बॉडी। एंड कंडक्शन में अगर शेप एंड साइज बराबर है, मटेरियल का नेचर सेम है, शेप सेम है, साइज भी सेम है, तो जो भी चार्ज बॉडी को हम कांटेक्ट में लेके आएंगे उनका आधा आधा चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। चलिए, आई होप ये चार्जिंग फिनोमिना आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, कि चार्जेस के पास कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है और हमें किस किस प्रॉपर्टी का यूज करना होता है। चलिए देखिए,
अगर हम बात करें प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, तो अभी तक हम लोग थोड़ा सा ये समझ कर पाए कि चार्ज को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, कूलाम उसकी यूनिट होती है, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी होती है, टू टाइप्स के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, और चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होता है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। अभी हम बात करें कि अब सबसे बेसिक प्रॉपर्टी है एडिटिविटी ऑफ चार्ज, कि चार्ज को आप सिंपल एल्जेब्रिक लॉ लगा के सिंपली ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने किया भी था कि एक बॉडी पर मान लेते हैं कि 2 कूलाम का चार्ज है, दूसरी बॉडी पर -3 कूलाम का चार्ज है, तीसरी बॉडी पर +4 कूलाम का चार्ज है, और ये पूरा एक सिस्टम है। तो हमसे बोला गया बताओ इस सिस्टम पे नेट चार्ज कितना है, तो बड़ा सिंपल सा है, ये कितना है +2 प्लस ये कितना है -3 +4 कूलाम, ऐड कर लीजिए जो भी आएगा, +4 +2 6 -3 3 कूलाम, इस पूरे सिस्टम पे नेट चार्ज है। सिंपली एडिटिविटी। इसकी जो सेकंड प्रॉपर्टी होती है दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। अभी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है बेटा, बेसिकली ऐसे समझिए कि हमारे पास जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज होती है दैट इज इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन को हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। जो सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज, स्मॉलेस्ट एलिमेंट्री पार्टिकल दैट इज इलेक्ट्रॉन। अगर स्मॉलेस्ट चार्ज हमारे पास इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन से छोटा कोई चार्ज ही पॉसिबल नहीं है ना। तो क्या ये E/2 पॉसिबल हो पाएगा? नहीं। क्या E/4 पॉसिबल हो पाएगा? नहीं। क्या E/6 पॉसिबल हो पाएगा? नहीं। क्या E/5 पॉसिबल हो पाएगा? नहीं। जब हमारे पास सबसे छोटा चार्ज ही इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन के टुकड़े तो हो ही नहीं सकते। अब बात ये होती है कि किसी भी बॉडी को अगर हमें चार्ज करना है तो हमें उसको इलेक्ट्रॉन से तो ट्रांसफर करने होते हैं, है ना। अब वो इलेक्ट्रॉन्स कितने ट्रांसफर कर सकते हैं, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 3.5 नहीं हो सकते, तो 3 के बाद क्या आएगा 4, और सिमिलरली ऐसे करते करते ये कितना हो सकता है n इंटू ई। नाउ व्हाट इज n? अच्छा, जितना पॉजिटिव जाएगा उतना ही नेगेटिव एक्यूमुलेट होता चला जाएगा, कोई इश्यू नहीं है। तो ये बेसिकली हम लोग क्या कर सकते हैं कि किसी भी बॉडी पे जो टोटल चार्ज आता है वो n इंटू ई का मल्टीपल इंटीग्रल हो सकता है। दिस इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कि जो चार्ज होता है वो प्लस माइनस n नहीं होता है, n इज व्हाट इंटीजर मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इंटीग्रल मल्टीपल। अब अगर हमें बात करें कि किसी भी बॉडी को हमें 1 कूलाम का चार्ज देना है तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर करने पड़ेंगे, तो हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, Q/E इज इक्वल्स टू n, ठीक है ना। अब Q पता है हम लोगों को, 1 कूलाम, 2 कूलाम, 1 माइक्रो कूलाम, वट जो भी है। E हमें पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो वहां से हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें उसको देने पड़ेंगे। अगर हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता लग गए तो हमें टोटल मास ट्रांसफर भी पता लग जाएगा कि n इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि उस बॉडी को जिसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया है उसका मास कितना रिड्यूस हुआ है और जिसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया है उसका मास कितना राइज हुआ है। तो ये सब चीजें हम लोगों को यहाँ से पता लग जाती है। सेकेंडली, एक नंबर में क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि आपको कोई भी एक आर्बिट्रेरी चार्ज दे देंगे और वो पूछेंगे कि बताइए ये चार्ज एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। तो चार्ज एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा उसके लिए देखिए, लेट्स से हमसे बोला गया कि एक हमारे पास चार्ज है 8 इंटू 10⁻⁻18 कूलाम, कह रहे कि बताइए ये चार्ज एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। अब चार्ज एग्जिस्ट वही करेगा जो मतलब इंटीग्रल मल्टीपल होगा, तो हमें तो n निकालना है, Q गिवन है, E हमें पता है, तो Q/E हम अगर बात करते हैं तो हाउ मच, 8 इंटू 10⁻⁻18 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है ना। ये कितना बना 80 डिवाइडेड बाय 16, और कितना बना 18 एक और 8 ऊपर चला गया ना 10, तो ये 16 पंजे 80, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 50।
अब ये बताइए n जो है हमारे पास ये इंटीग्रल मल्टीपल है या नहीं है, तो ये वाला चार्ज एग्जिस्ट करेगा। अब इसकी जगह 7 इंटू 10 की पावर -18 होता तो ये फ्रैक्शन में आ जाता, वो एग्जिस्ट नहीं करता। तो आई होप ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज भी आपको समझ में आया होगा। Q इंटू एन, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन इंटू, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। अब यहाँ पर एक और आती है, जैसे हम लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पढ़ा था कि इन एन आइसोलेटेड सिस्टम सम ऑफ ऑल द लीनियर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व। सिमिलरली हम यहाँ पर भी बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। In an isolated system, charge is always conserved. What does it means? It means कि अगर कोई भी एक isolated system वो सिस्टम होता है जिसपे F external 0, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला एक्सटर्नल फोर्स का। तो अगर ऐसा सिस्टम हमारे पास है तो उस केस में हमारे पास जितना भी उस सिस्टम का चार्ज है वो हमेशा कंजर्व रहेगा। हाँ, लेकिन वो ट्रांसफर हो सकता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी। लेट्स से ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हम इसी एग्जांपल की बात करें कि ए बॉडी है हमारे पास, ये हमारे पास बी बॉडी थी और ये हमारे पास सी बॉडी है। इनिशियली चार्ज कितना है, +2 कूलम, -3 कूलम, +4 कूलम। ठीक है, अब अगर हम इनको रब कर देते हैं वटएवर जो भी प्रोसेस हमें करना है, तो हम इनको प्रोसेस करने के बाद व्हाट विल सी कि जो ए बॉडी पर है वो चार्ज आ गया है +5 कूलम, बी बॉडी पर जो चार्ज आ गया है वो आ गया -6 कूलम। तो कह रहा है कि कैलकुलेट दी चार्ज ऑन सी बॉडी। तो अब इसके लिए हमें क्या करना है, चार्ज का कंजर्वेशन लगाना है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है कि इनिशियल चार्ज मस्ट बी इक्वल टू फाइनल चार्ज। तो क्यू इनिशियल कितना था, +2 +4 +6 -3, तो क्यू इनिशियल था 3 कूलम। क्यू इनिशियल कितना था, 3 कूलम। अभी कितना हुआ, +5 -6, तो -1 कूलम +x, तो -1 कूलम +x, दिस इज इक्वल टू 3 कूलम। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चा, 4 कूलम। सिंपली कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगाएंगे एंड विल गेट द आंसर। अब बात हम ये करते हैं कि जैसे चार्ज हमारे पास इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, ऐसे मास भी हमारे पास इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। लेकिन हमने अभी अभी एनालाइज किया है कि जब भी चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे ट्रांसफर होगा तो उसके साथ साथ मास भी ट्रांसफर होता है। तो चार्ज और मास एक दूसरे के साथ साथ चलता है ना, जैसे जैसे चार्ज हो जाएगी वो बॉडी वैसे वैसे मास भी ट्रांसफर होता है। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेते कि किसी बॉडी को चार्ज करते, इनिशियली 2 कंडक्टर थे, दोनों का सेम मास था, सब कुछ था, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल थे, एक को पॉजिटिवली चार्ज कर दिया, एक को नेगेटिवली चार्ज कर दिया, तो बताइए दोनों का मास बाद में क्या रहेगा। तो इट इज क्वाइट ऑब्वियस, जिसपे नेगेटिवली चार्ज आ गया है यानी उस पर कुछ इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा आ गए, इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो मास भी आएगा, मास आएगा तो उसका मास थोड़ा सा बढ़ जाएगा एज कंपेरिजन टू पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। ये सब चीजें आती है। अब हम बात करते हैं कि हम लोगों ने एक रिलेशन याद किया था, अगर हम डिफरेंस करना चाहे चार्ज और मास में, तो मास हमेशा पॉजिटिव होते हैं, चार्ज हम लोगों ने देख लिया पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होता है ना। और अगर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है तो नेट चार्ज 0 भी हो सकता है। फिर हम लोग बात करते हैं कि मास जो होता है वो वेलोसिटी पे डिपेंड करते हैं। लेकिन अब हम बात करते हैं कि मास वेलोसिटी पे कैसे डिपेंड कर सकता है, हमें तो फील नहीं होता। हमें फील इसलिए नहीं होता क्योंकि देयर इज हमें पता है कि जो मास इन मोशन m इज इक्वल्स टू मास एट रेस्ट m0 √1 - v²/c²। Now c is what? c is speed of light, जिसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। ठीक है, अब ये भी होती है हमारी वेलोसिटी, हमारी स्पीड। अब आप कभी भी देखिए, अगर हम इसको किलोमीटर में भी बनाना चाहें तो किलोमीटर में अगर हम बात करें तो इट कम्स आउट टू बी 3 × 10⁵ किलोमीटर/सेकेंड, यानी इट इज लमसम 3 लाख किलोमीटर/सेकेंड। यानी ये स्पीड देखिए, 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर का डिस्टेंस, जो कि बहुत हाई स्पीड है। क्या आप अपनी डे टू डे लाइफ में कभी भी इस स्पीड के साथ चल सकते हो? हमारी मैक्सिमम स्पीड कितनी चली जाती है, 200 किलोमीटर/आवर। अगर हम प्लेन में बैठ रहे तो 900 किलोमीटर/आवर। वो पर आवर है, वो पर सेकेंड है। तो हम कभी भी रियल लाइफ में सी के कभी भी आसपास भी नहीं होते। तो v इज वेरी वेरी लेस देन c। अगर v वेरी वेरी लेस देन c है तो v² एज कंपेरिजन टू c² इज अप्रोक्सीमेटली 0। तो ये 0 तो हमारा जो मास है वो लमसम मास एट रेस्ट ही होता है।
लेकिन ये मास वेरी कर जाता है जब हम लोग एलिमेंट्री पार्टिकल्स के बारे में बात करते हैं, क्योंकि एलिमेंट्री पार्टिकल की अगर हम बात करें तो उनका मास कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻31 इलेक्ट्रॉन। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन को हम लोग एक न्यूटन का फोर्स लगाते हैं 1 न्यूटन का फोर्स, तो जो उसमें एक्सेलरेशन आता है वो F/m, और F इज व्हाट 1 न्यूटन और मास इज नथिंग बट 9.1 इंटू 10⁻31। तो ये ऊपर चला जाएगा, तो इट इज नियरली अप्रोक्सीमेटली 10⁻31 इंटू 10/91। ये बहुत हाई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाती है छोटे पार्टिकल में ऑन अप्लाइंग वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स। तो उस केस में ये वाला मास, रेस्ट वाला मास और मास इन मोशन वेरी कर जाते हैं। लेकिन चार्ज स्पीड पर डिपेंड नहीं करता, चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड। लेकिन हमारे पास हम लोगों ने एक देखा था, जैसे जैसे चार्ज भी ट्रांसफर होता है वैसे वैसे मास भी ट्रांसफर होता है। तो एक और चार्ज होता है जिसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक चार्ज। तो जो स्पेसिफिक चार्ज होता है वो रेशियो होता है Q/m। चार्ज स्पीड पे वेरी नहीं करता बट m स्पीड पे वेरी करता है। तो स्पेसिफिक चार्ज स्पीड पर डिपेंड करता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। आई होप ये सब चीजें आपको समझ में आई होगी। टिल देन कीप स्टडीइंग। गुड बाय, टेक केयर।